हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे साहित्य दर्पण का षष्ठ परिच्छेद, जिसमें जो है रूपक रूपक काव्य को जो है पढ़ाया गया है। देखते हैं। प्रस्तावना। विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण नामक लोकप्रिय ग्रंथ में काव्य शास्त्र एवं नाट्य शास्त्र के अनेक विषयों का सरल रीति से विवेचन किया है। विश्वनाथ कविराज ने साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में नाट्य शास्त्र के अनेक विषयों पर चर्चा की है, जिनमें रूपक और उपरूपक मुख्य हैं। यहाँ श्रव्य और दृश्य काव्य दृश्य यानी कि श्रव्य और दृष्टि से काव्य का जो है विभाजन किया गया है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और श्रोतुम योग्य सर्वयम, अर्थात जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य काव्य कहा जाता है। ध्वनि काव्य एवं गुणीभूत व्यंग्य काव्य के हम अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। यानी कि ध्वनि काव्य एवं गुणीभूत व्यंग्य काव्य को हम क्या करते हैं, अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं। अतः इन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत अभिनय प्रधान काव्य आते हैं। अभिनय प्रधान काव्य आएंगे, ठीक है। श्रव्य काव्य के अंदर क्या है, दृष्टुम योग्यम दृश्यम, अर्थात अथवा क्या, दर्शनीय प्रधानम और गुणीभूत व्यंगम में यानी कि व्यंग में विभक्त है। क्या है श्लोक? यहाँ पे बोल रहा है, विश्वनाथ कविराज ने दृश्य और श्रव्य भेद से काव्य के दो भेद माने हैं। विश्वनाथ कविराज कितना भेद माने हैं? तो दो भेद, श्रव्य और दृश्य, ठीक है। इसमें जो श्रव्य काव्य है वही ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य यानी कि व्यंग्य है में विभक्त है। श्रव्य काव्य ही ध्वनि और व्यंग्य में यानी कि गुणीभूत व्यंग्य में विभक्त है। यथा यहाँ पे दिया गया है श्लोक, दृश्य श्रव्य तो भेदेन पुनः काव्य द्विधा ममतम, अर्थात दृश्य और श्रव्य के रूप में काव्य दो प्रकार का माना जाता है। अर्थात जिस काव्य में अभिनय द्वारा कथ्य एवं विविध भावों जिस काव्य में जो है अभिनय के द्वारा कथ्य एवं विविध भावों का प्रकाशन किया जाता है, अथवा किसी पात्र विशेष के चरित्र का अभिनय के द्वारा प्रकाशन किया जाता है, तो उसे दृश्य काव्य कहते हैं। क्या कह रहा है कि अभिनय के द्वारा कथ्य एवं विविध भावों का प्रकाशन किया जाना जो है, अथवा किसी पात्र विशेष के चरित्र का अभिनय के द्वारा प्रकाशन किया जाना, उसे दृश्य काव्य कहते हैं, ठीक है। जिसको हम देख सकते हैं, नाटक को हम दृश्य काव्य कह सकते हैं। अभिनय प्रधान काव्य को रूपक कहा जाता है, ठीक है। अभिनय प्रधान काव्य को रूपक कहा जाता है। दृश्य काव्य के लिए रूपक संज्ञा क्यों रखी गई है, यहाँ पे दिया गया है, तदुपारो पात्रुम रूपकम। यहाँ पे पहला श्लोक है, तदुपारो पात्रु रूपकम, अर्थात जो है कह रहा है क्या, तो वह दृश्य काव्य रावादि पूर्व नायकों रचितों के रूप का नर में जो है आरोप किए जाने के कारण रूपक कहलाता है। क्यों रूपक कहलाता है? तो रामादि पूर्व नायकों चरितों के द्वारा यानी कि चरित्रों के रूप का नर में आरोप किए जाने के कारण रूपक कहलाता है। क्योंकि नर अन्य युग में जन्म अवतार लेने वाले पात्रों चरितों के रूप और उनके सर्वाधिक व्यवहारों का अपने में आरोप करता है, अतः रूप का आरोप करने से इसकी रूपक संज्ञा उचित है। यानी कि रूपक क्यों, तो यहाँ पे अनेक प्रकार का रूप धरते हैं पात्र लेने वाले, ठीक है। राजा का ये रूपक यानी कि रूप धरने के कारण
ठीक है, इसे जो है रूपक की संज्ञा उचित। अभिनय जो है, अभिनय किसे कहते हैं? इस प्रश्न की जिज्ञासा को शांत करने हेतु विश्वनाथ ने अभिनय का स्वरूप बतलाया है। अभिनय का स्वरूप क्या बतलाए हैं विश्वनाथ ने, वो देखिए। श्लोक है, भवेदभिनयो अर्थवानुकार स चतुर्विधि। ठीक है, स चतुर्विध अंगिको अंगिको वाचिकश्चैव चैव, यानी कि बोल रहा है अंगिको वासिकश्चैवमाहार्य सात्विकस तथा, अर्थात विधि व्यवस्था अथवा यानी कि विधि व्यवस्था का अनुकरण करना अभिनय कहलाता है। विधि व्यवस्था का अनुकरण यानी कि भेद विनियोग अनुष्ठान। ठीक है, यह व्यवस्था अनुकरण 4 प्रकार के होता है, आंगिक, वाचिक, आंगिक और क्या होगा, वाचिक, आहार्य। ठीक है, इसमें हो जो है और सात्विक। ठीक है, क्या क्या होगा, अभिनय का व्यवस्था कितना होगा, तो 4। कौन कौन, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक वो होता है कि जो केवल अंग से होने वाला, वाचिक वचन से वाणी द्वारा विहित, आहार्य यानी वेशभूषा द्वारा विहित, सात्विक अर्थात मनोभाव के तो मनोभाव के प्रदर्शन द्वारा भी। यह जो है 4 प्रकार बताया गया किसका, अभिनय का जो है अवस्था। ठीक है, यानी कि विविध अवस्था का अनुकरण करना अभिनय कहलाता है। यह अवस्था जो है, अनुकरण 4 प्रकार का जो है यानी कि होता है। अनुकरण यानी कि पात्रता। देखिए आगे, नाटक मथ प्रकरणम, नाटक मथ प्रकरणम भान त्यायोग, है ना, भान त्यायोग संवकार डिमा इहा मृग अंगक वित्थय प्रहसन मिति रूपकानी 10। अर्थात ये बोल रहा है, अर्थात रूपक के 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भान, त्याग यानी कि त्यायोग, संभकार, डिम, यहाँ मृग, अंक यानी कि अंक की विधि, प्रहसन। इस 10 रूपों के साथ विश्वनाथ कविराज जो है यहाँ पे लिखे हैं, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी सदृटिकम नाट्य राशकम प्रस्थानोलप्य काव्यानि प्रेक्षणम राशकम तथा। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है उपरूपक की सूची बताया गया है। क्या था, तो नाटिका त्रोटकम, अर्थात पहला जो है नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, और संटक का, है ना, नाटिका त्रोटक गोष्ठी संटक, नाट्य राशकम, पचमा है नाट्य राशकम, प्रस्थान, छठा है प्रस्थाने, है ना, उल्लाप्य काव्य, और काव्य भी है, और प्रेडंखन यानी कि प्रेखंगन, और राशक। ठीक है, और भानिका या श्रीगदित। अर्थात ये जो है क्या बताए हैं, तो रूपक के बारे में यानी कि उपरूपक के बारे में बतलाए हैं इस श्लोक के माध्यम से। पीछे जो बताए थे श्लोक, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी संटकम नाट्य राशकम प्रस्थानो क्या, तो उल्लाप्य काव्यानि प्रेक्षणम राशकम तथा। ये जो है 10-11 जो है उपरूपक बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कितने उपरूपक, यानी कि भानिका या श्री
गदित आमतौर पर बाद के श्लोक में उल्लेखित है, क्योंकि पारंपरिक सूची में 18 उपरूपक होते हैं। यहाँ पर टिप्पणी दिया गया है, यह श्लोक सामान्यतः 18 उपरूपकों की विस्तृत सूची का हिस्सा है, जो नाट्य शास्त्र के बाद के ग्रंथों जैसे साहित्य दर्पण में पाए जाते हैं। इन उपरूपकों की रचना नाटक से थोड़ी भिन्न होती है, जैसे कि अंकों की संख्या, कथा वस्तु, नायक नायिका का प्रकार और उसमें प्रयुक्त रस। ठीक है, कि तो कितने हैं उपरूपक? तो 18। यहाँ पे जो है 10 देखें, यानी कि 11, 10 पीछे देखे और आगे देखिए यहाँ पे अगला 8 होगा। क्या है? संलापं संलापकम श्रीगतिम शिल्पकम च विलासिका दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लिसो भानिकेति च अष्टादश प्राहुरूप, यानी कि अष्टादश प्राहुरूप रूपकानि मनीषिणः विना विशेषम सर्वेषाम लक्ष्म नाटक, यानी कि लक्ष्म नाटक वनमतम। अर्थात देखिए 10 उपरूपक पीछे बताए और यहाँ जो है 8 उपरूपक, यानी कि कितना उपरूपक के बारे में यहाँ पे बताया गया है? तो 8 उपरूपक। यह श्लोक जो अभी बताए थे क्या? तो संलाकम, यानी कि संलापक श्री गदित शिल्पक च विलासिनी, यानी कि 4 हो गया विलासिनी, दुर्मल्लिका परकर्णी 2 हो गया दुर्मल्लिका परकर्णी, हल्ली शोभानी केति च, हल्ली को यानी कि हल्लीसा भानी केति च, हल्ली शोभानी यानी कि भानी केति च हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगला, यानी कि उसी में का जो है श्लोक है कि अष्टादश प्राहुरूप कानी मनीषिण बिना विशेषम सर्वेशा लक्ष्य नाटकवंत। अर्थात यह मनीषी, यानी कि मनीषी इन उपरूपकों को 18 कहते हैं, है ना? अष्टादश 18 कहते हैं। ठीक है, मनीषी विशेष भेदों को छोड़कर सभी का लक्षण जो है स्वरूप नाटक के समान माना जाता है। यहाँ पे जो है कुछ विशेष बात दिया गया है। यह श्लोक स्थापित करता है कि संख्या नाट्य शास्त्र के अनुसार उपरूपकों की संख्या 18 है। ठीक है, यहाँ पे बतलाया गया है आपके द्वारा दिए गए 2 श्लोक के कुल 16 हैं, लेकिन गणना में पिछले श्लोक में काव्य और राशक को अलग अलग रूप में निगलकर या अन्य गौण भेदों को शामिल करके यह पूरी होती है। स्वरूप देखिए, स्वरूप इन सभी उपरूपकों का सामान्य ढांचा बड़े रूपकों यानी नाटक के समान होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनमें भी कथावस्तु, पात्र, रस और अभिनय आदि मूलभूत तत्व मौजूद होते हैं। और अंतर है, तीसरा में क्या है अंतर? ये उपरूपक नाटक से विशेष भेदों के आधार पर अलग होते हैं। ये भेद आमतौर पर निम्न बिंदुओं पर आधारित होती है: अंकों की संख्या पर, नायक नायिका का चरित्र और वर्ग पर, रस यानी कि भाव की प्रधानता, जैसे कुछ उपरूपक केवल श्रृंगार रस पर आधारित होते हैं। ठीक है, वृत्तियां यानी कि अभिनय शैली पर। यहाँ पर संक्षेप में देखिए, यह श्लोक 18 उपरूपकों के वर्गीकरण को अंतिम रूप देता है और बताता है कि ये सभी नाट्य कला के विस्तृत परिवार का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कथा वस्तु और संध्या नाटक के। ठीक है, ये नाटक के दिया गया है नाटक। तो क्या है? नाटक ख्यात वृत्त पंच संधि समन्वितम विलासद्धार्यादिगुण वद्युक्तम नाना विभूति भी। अर्थात अख्यात वृत्ति, है ना? ख्यात वृत्ति नाटक का इस वृत्ति यानी कि कथा वस्तु प्रसिद्ध या ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाटक का कथा वस्तु जो है प्रसिद्ध होना चाहिए। ठीक है, यह इतिहास पुराण किसी प्रसिद्ध स्रोतों पर आधारित होना चाहिए, न कि कवि द्वारा पूरी जो है पूरी से कल्पित। तो नाटक का कथा वस्तु कैसा होना चाहिए? जो है क्या प्रसिद्ध होना चाहिए, इतिहास यानी कि इतिहास पुराण ये सब से लिया गया हो, न कि कभी कल्पित हो इसका कथा वस्तु। किसका? तो नाटक का। अगला देखिए, पंच संधि समन्वितम, इसमें 5 अंक
पांचों संधियां होनी चाहिए, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन। ठीक है, ये नाटक के जो है संधि होते हैं। तो कौन कौन संधि रहने चाहिए? पांचों संधि रहना चाहिए, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन। अगर आप लोग ये संधि जानना चाहेंगे तो दूसरा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए क्या? तो पांचों संधियां विलासाध्यार्यदि गुणवतः, अर्थात यह विलास आनंद यानी कि उत्थान और अन्य गुणों से युक्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नाना विभूति भी, यह विभिन्न प्रकार की समृद्धि यानी कि शक्ति ऐश्वर्य वैभव और शानदार घटनाओं को दर्शाने वाला होना चाहिए। 8वां श्लोक यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है? सुख दुख यानी कि सुख दुख सम यानी कि सुख दुख समुद्धति नाना रस निरंतरम, है ना। पंचादिका देश परा, पंचादिका देश परास्त्रांका परिकृतिता, परिकृतिता अर्थात सुख दुख सम यानी कि सुख दुख यानी है ना सुख दुख समुद्वती अर्थात यह सुख और दुख की उत्पत्ति को दर्शाने वाला होना चाहिए। कौन? तो रस यानी कि नाटक। नाना रस निरंतरम, यह विभिन्न जो है क्या होना चाहिए? रसों यानी कि श्रृंगार वीर वरुण आदि से युक्त होना चाहिए। ठीक है, नाटक। पंचादिका 10 परास्त्रांका अर्थात इसमें अंकों की संख्या 5 से शुरू होकर अधिकतम 10 होनी चाहिए। ठीक है, किसकी? तो नाटक में कितनी अंक होनी चाहिए? तो इसमें जो है अंकों की संख्या 5 से शुरू होकर अधिकतम 10 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 9वां श्लोक है, नायक का स्वरूप। ठीक है, नायक का स्वरूप इसमें दिया गया है। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान दिव्य दिव्यो अथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान नायको मतः, अर्थात जो है ये कह रहा है कि नाटक का जो है मुख्य अर्थ कैसा होना चाहिए, यह श्लोक बता रहा है। तो प्रख्यात वंशो राजर्षि, नायक का प्रसिद्ध वंश राजा या राजर्षि होना चाहिए। ठीक है, राजा या राजर्षि होना चाहिए। और इसमें जो है कैसा होना चाहिए नायक? तो धीरोदात्त यानी कि नायक जो है धीरोदात्त प्रकार का होना चाहिए, अर्थात वह महान गंभीर क्षमाशील स्थिर और विनम्र होना चाहिए। प्रतापवान, वह प्रतापी तेजस्वी और शक्तिशाली होना चाहिए। दिव्योथ दिव्या दिवो वा, नायक जो है नायक या तो दिव्य यानी कि देवता या दिव्या दिव्य देवता और मनुष्य का मिश्रण या गुणवान मनुष्य होना चाहिए इसका नायक। तो नायक कैसा होना चाहिए वह श्लोक के माध्यम से समझा दिए। अब 10वां श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 10वां श्लोक है, क्या है? तो एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव चा एव वा अंगनये रसा सर्वे कार्यो निर्वहने, यानी कि निर्वहने अद्भुत अद्भुत अर्थात एक एव भवेदंगी, नाटक में जो है एक ही अंगी जो है यानी कि अंगी यानी कि प्रधान रस होना चाहिए। नाटक में एक ही प्रधान का रस होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगारो वीर एव वा, सिंगारो वीर एव वा अर्थात यह प्रधान रस या तो सिंगार रस होना चाहिए या वीर रस होना चाहिए। नाटक में कैसा रस होना चाहिए? या तो सिंगार रस होना चाहिए या वीर रस होना चाहिए। अंगा यानी कि अंगन्य रसा सर्वे, अंगन्य रसा सर्वे अर्थात अन्य सभी रस जैसे कारुण रस हास्य रस रौद्र रस आदि अंग जो है यानी कि गौण यानी कि अंग मतलब क्या होता है? यानी कि गौण रस के रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए। अर्थात जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रृंगार रस और यानी कि श्रृंगार रस जो है प्रधान होना चाहिए और सब रस जो प्रयोग होगा लेकिन गौण रहेगा। आगे क्या है? कार्यो निर्वहनी अद्भुत अर्थात निर्मन यानी कि निर्वहन अंतिम संधि में जो है अद्भुत रस का प्रयोग वांछनीय होता है, क्योंकि वह फल प्राप्ति के बाद दर्शक को विस्मय का भाव देता है। तो क्या कह रहा है कि निर्वहनम अंतिम संधि जो है निर्वहनम कौन है? तो अंतिम संधि निर्वहनम है। 5 संधि बताए थे ना नाटक का, तो निर्वहनम अंतिम संधि में जो है अद्भुत रस का प्रयोग वांछनीय यानी कि होना चाहिए, क्योंकि यह जो है फल की प्राप्ति के बाद दर्शक को जो है जिसमें का भाव देता है। अगला जो है चत्वार पंचवा मुख्या
कार्यव्यापितृपुरुषा गोपुच्छा गोपुच्छाग्र समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तिमम, यानी कि कीर्तितम। अर्थात ये जो है कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से, क्या कह रहा है, तो चत्वार पंचवा मुख्यम, कथा के मुख्य कार्य को करने वाले मुख्य पात्र 4 या 5 होने चाहिए नाटक में। गोपुच्छाग्र समाग्रम, यानी कि समाग्रम तु बंधनम, अर्थात नाटक की संरचना जो है बंधन यानी कि गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि कथा पहले विशाल जटिल और विस्तृत होना चाहिए, फिर अंत में कैसा होना चाहिए, तो अंत में जो है एक उद्देश्य पर केंद्रित होती हुई धीरे धीरे, यानी कि सरल और जो है निर्णायक हो जाए, ऐसा कथा रहना चाहिए। संक्षेप में यहाँ दिया गया है, यह श्लोक समूह नाटक को उदात्त, उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित और संतुलित रूपक के रूप में परिभाषित करता है, जिसका नायक महान हो और प्रधान रस श्रृंगार या वीर हो। ठीक है, ये जो है पूरा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दिया गया है अथ प्रकरणम, अर्थात जो है इसके बारे में, तो प्रकरण के बारे में। तो श्लोक क्या है, भवेत प्रकरणे वृत्यम लौकिकम कवि कल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो मत्यो अथवा वानिक सापाय धर्म कामार्थ परिधीर पर शांतकः नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि वयं कौचित तेन भेदात्रास्यतस्य तत्र, है ना, भेद स्त्री तीयक कितवद्युत कारादि विचेटक, यानी कि शकुल। अर्थात जो है ये पूरा देखते हैं एक एक करके श्लोक। ये जो है प्रकरण के लक्षण यानी कि विशेषता के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। श्लोक है 244। कथावस्तु यानी कि वृत्ति, भवेत प्रकरणे वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम, अर्थात लौकिकम यानी कि प्रकरण की कथा वस्तु जो है, प्रकरण पढ़ रहे हैं तो प्रकरण की कथा वस्तु लोक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी देवताओं, राजाओं या प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी कथा वस्तु होनी चाहिए तो लोक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, कवि कल्पितम कथा, कवि जो यानी कि कथा जो है कवि द्वारा कल्पित होना जो है चाहिए, न कि नाटक की तरह जो है पुरानों इतिहासों से लिया गया हो। अगला श्लोक है 225, जो है प्रधान रस और नायक रस, नायक का प्रकार यहाँ पे बताया गया है। सिंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो अमात्यो अथ वावनिक। ठीक है, और क्या है, तो शापाय धर्म कामार्थ परि धीर पर शांतक, अर्थात धीर पर शांतक, यहाँ पे धीर पर शांतक दिया गया है। तो क्या है, यानी कि श्रृंगारो अंगी, अर्थात इसमें श्रृंगार रस यानी कि अंगी यानी कि प्रधान होना चाहिए। कौन, तो श्रृंगार रस। नायक कैसा होना चाहिए, तो नायक के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। विप्र अर्थात कोई ब्राह्मण होना चाहिए। ठीक है, आत्मा यानी कि आमात्य कोई मंत्री, वानिका अर्थात कोई व्यापारी यानी कि वश्य। विशेष में जो है नायक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी, तो सापाय धर्म काम अर्थ परी, अर्थात वह धर्म काम और अर्थ जो है पुरुषार्थ पुरुषार्थ को जो है साधने में लगा हो, लेकिन इन मार्गों में उसे सपाय अर्थात जो है बाधा या कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, ऐसा होना चाहिए। कौन, तो प्रकरण का जो है नायक। और देखिए, धीर पर शांत का नायक धीर पर शांत प्रकार का होना चाहिए। धीर पर शांत नायक शांत स्वभाव का, सामान्य गुणों से युक्त, कलाओं का प्रेमी और विनम्र होता है, जो नाटक के धीरोदात्त नायक से भिन्न है। यहाँ पे संक्षेप में भी दिया गया है, क्या दिया गया है, तो जिसकी कथा सामान्य हो, समाज से ली गई, कवि कल्पित होती है, वो जो है प्रकरण होगी उसकी कथा। यानी कि वैसा कथा किसमें होगा, प्रकरण में, जिसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है, जिसका नाम को नायक कोई ब्राह्मण मंत्री व्यापारी होता हो, जीवन की सामान्य बाधाओं से गुजरता हो, और उसका स्वभाव शांत और विनम्र धीर पर शांत होता है। ठीक है,
अगला श्लोक है 226। क्या है 226? नायिका कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि ध्वम क्वचित तेन भेदा यानी कि भेदास्त्र यस्तस्य, अर्थात नायिका कुलजा क्वापि प्रकरण में नायिका कभी कभी कुलजा यानी कि क्या तो शकुलीन उच्च या माध्यम वर्ग में के सम्मानित परिवार की विवाहित या अविवाहित महिला होनी चाहिए। तो नायिका कैसे होना चाहिए? तो नायिका जो है कभी कभी कुलजा यानी कि कुलजा होती है इसमें, ठीक है। और वेश्या कॉफी यानी कि कभी कभी नायिका वेश्या होगी इसमें, ठीक है। यानी कि वेश्या अर्थात गणित या नगर वधु होती है, गणिका या नगर वधु होती है। आगे क्या है? द्वयम क्वचित कुछ यानी कि द्वयम क्वचित यानी कि कुछ जो है प्रकरणों में दोनों नायिकाएं होती है, कुछ प्रकरणों में जो है दोनों नायिका इसमें होगी। कौन? यानी कि एक नायिका कुलजा होती है और एक नायिका वेश्या होती है, और नायक का संबंध दोनों से होता है। अगला है तेन भेदास्त्र यानी कि तेन भेदास्त्र तस्य, अर्थात इस प्रकार नायिका के आधार पर प्रकरण के 3 भेद होते हैं। तत्र भेदस्य त्रियक, ठीक है। तत्र भेदस्य त्रियक कित विद्योतकारादि विटचेटक संकुल, अर्थात यहाँ पे दिया गया है आगे कि यह भाग उन प्रकरणों के परिवेश का वर्णन करता है जिनमें कुलजा और वेश्या दोनों कनिकाएं होती है। तत्र भेद स्त्रीय का, उनमें उस 3 भेदों में तीसरा भेद, ठीक है, तीसरा भेद जो है कितव द्युतकार यानी कि आदि की विट चेटक संकुल, वह जुआरियों धूर्त विट और चेट जैसे पात्रों से भरा हुआ जो है होता है। 3 जो है 3 बताया ना, कौन कौन बताया? तो वीट चेटक संकुलन यानी कि ये सब जो है धूर्त वीट और चेट ऐसे जो है ये सब जो है पात्रों से भरा हुआ होता है। कौन में? किस में? तो प्रकरण यानी कि प्रकरण में। यहाँ पे जो है इस श्लोक के अनुसार प्रकरण का जो है नामक रूपक यानी कि ये जो प्रकरण के बारे में बताया गया है सार में, सामाजिक रूप से अधिक अर्थवादी और लालची होता है इसमें नायक। इसमें 3 प्रकार की नायिकाएं होती है, कुलजा वेश्या और दोनों मिला के। जहाँ नायक का संबंध दोनों प्रकार की नायिका से होता है, वहाँ कथावस्तु शहरी निम्न और मध्य वर्ग के जीवन पर केंद्रित होती है, जिसमें समाज के विभिन्न प्रकार के लोग जैसे कि जुआरी और कौन? तो जुआरी विट और सेवक शामिल होते हैं, ठीक है। प्रकरण का यह चाली यानी कि लचीलापन ही इसे नाटक से अलग करता है, जहाँ नायिका आमतौर पर केवल कुलजा ही होती है। मृच्छकटिकम इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ नायक जो है चारुदत्त की कुलजा पत्नी और वेश्या प्रेमिका दोनों मौजूद हैं। अब आगे देखिए भान के भेद में भान के बारे में जो है बताया गया है। क्या बताया गया है? तो भान का यहाँ पे प्रमुख विशेषता बताया गया है। श्लोक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे व्याख्या, ठीक है। तो भान भान त्याद्यु त्याद्युत चरितो यानी कि चरितो नाना व्यवस्थानांतरात्मक, ये जो है 227वां श्लोक है, ठीक है। अर्थात कह रहे हैं कि भान यानी कि नामक रूपक धूर्त है ना, यहाँ पे धूर्त त्याद धूर्त चरितो, अर्थात धूर्त यानी कि चतुर चपल व्यक्ति के चरित्र वाला होता है, ठीक है, जो अनेक व्यवस्थाओं और स्थितियों से युक्त होता है इसका नायक, ठीक है। कैसा होगा? चतुर धूर्त होगा, चतुर होगा, चरित्र वाला होता है, ठीक है। आगे देखिए एकांक एक एवात्र निपुणः पंडितो वीटः रंग प्रकाशयत यानी कि प्रकाशयेत श्वेनानुभूत मितरेण वा, अर्थात यहाँ पे जो इसका ये जो है 228वां श्लोक है, यह एक अंक वाला होता है, एकांग यह एक अंक वाला होता है। इसमें एक ही निपुण और पंडित विट यानी कि विद्वान नायक जो है रसिक व्यक्ति होता है, यानी कि पंडितो विट है, इसमें एक नायक जो है पंडित होता है, ठीक है। वह रंगमंच पर जो है स्वयं के द्वारा अनुभव यानी कि प्रकाशित यानी कि ना रंगमंच पर जो है स्वयं के द्वारा
अनुभव किए गए अपनी कहानी अथवा किसी अन्य के द्वारा अनुभव किए गए दूसरे की कहानी वृत्तांत को प्रकट करता है। पंडित होता है और ये जो है कहानी सुनाता है, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गया, वैसे ठीक है, इसका नायक ऐसा होता है। तो अगला देखते हैं, आगे श्लोक क्या है। ये जो है 229वां श्लोक है। संबोधनो संबोधनोक्ति प्रयुक्ति संबोधनो प्रयुक्ति यानी कि संबोधनोक्ति प्रयुक्ति कुर्यादकाश भाषितय सुच्चेद्वदीरः श्रृंगारो यानी कि श्रृंगारो है। स्वच्छेद यदि यानी कि सच्चयेदीर श्रृंगारो शौर्य सौभाग्य वर्णन है। अर्थात कह रहा है, क्या कह रहा है कि वह वीट आकाश जो है भाषित यानी कि आकाश की ओर देखकर या काल्पनिक पात्र से बात करते हुए यानी कि वह भी आकाश भाषित के माध्यम से संबोधन जो है युक्ति यानी कि बात कहना और प्रयुक्ति यानी कि जवाब देना करता है। वह जो है शौर्य यानी कि वीरता और सौभाग्य सौंदर्य यानी कि रसिकता के वर्णन द्वारा वीर और श्रृंगार रसों का प्रदर्शन करता है। एक में यानी कि इसमें जो है भान में एक पंडित होगा, वही सब काम करेगा। ठीक है, अगला श्लोक है कौन, तो 200 जो है 30वां श्लोक है। तप्रेति वृत्तमुत्पाद्यां वृत्ति प्रायेण भारती मुख निर्वहने संधि लास्यांगानी दशापि च। अर्थात इसकी कथा वस्तु जो है इतिवृत्त अर्थात जो है उद्या यानी कि उत्पाद्या यानी कि है ना यहाँ पे तप्रेति वृत्त उत्पाद्याम वृत्ति प्रायेण भारती। अर्थात इसकी जो है कथा वस्तु उत्पाद्य होती है, कवि द्वारा कल्पित होती है। इसमें प्रायः भारतीय वृत्ति संस्कृत हिंदी आदि भाषा पर अभिनय की शैली का प्रयोग होता है। इसमें मुख और निर्वहन नामक दो संधियां होती है। कोई पूछेगा जो है भान में कितनी संधियां होती हैं, तो दो संधियां होती है, मुख और प्रतिमुख, बल्कि नाटक में जो है पांचों संधि होती है। तथा 10 लास्यांगों यानी कि लसिका नृत्य के अंग यानी कि लसिका नृत्य के अंग यानी कि 10 लास्यांगों का यानी कि लस्यांगों का समावेश भी होता है। देखिए भाषा की प्रमुख विशेषता यानी कि भान की प्रमुख विशेषता। अंक कैसा होगा, तो एकांग यानी कि एक ही। नायक वीट यानी कि चतुर रसिक पंडित व्यक्ति। पात्र संख्या एक ही पात्र होगा वीट। विषय वस्तु धूर चरित यानी कि धूर चरित व्यक्ति अनेक व्यवस्थाओं घटनाओं का वर्णन ठीक है, यानी कि विषय वस्तु कैसा होगा, धूर चरित यानी कि याद कर लीजिएगा, एक यानी कि एक लाइन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और विषय वस्तु तो बता ही दिया। प्रस्तुति यानी कि आकाश भाषित होगा, रंगमंच पर अकेला पात्र आकाश की ओर देखकर या कवि कल्पित पात्र से बात करते हुए स्वयं ही प्रश्नोत्तर करता है। इसमें रस जो है वीर रस और श्रृंगार रस शौर्य और सौभाग्य के वर्णन द्वारा ठीक है। और कथा जो है उत्पाद यानी कि कवि द्वारा कल्पित होगा। वृत्ति जो है वृत्ति प्रायः भारतीय वृत्ति अर्थात वाक प्रधान शाब्दिक अभिनय ठीक है। और संधियां जो है मुख और निर्वहन होगा, केवल दो संधि यहाँ होगा। अंग जो है इसमें 10 लास्यांगों का प्रयोग भी होता है। संक्षेप में भान एक ऐसी एकांकी नाटक है जिसमें एक चतुर पात्र स्वयं ही संवाद जो है करता हुआ अपने या दूसरे के रसिक और साहसिक अनुभवों को हास्य और श्रृंगार के कूट के साथ प्रस्तुत करता है। अगला है व्यायोग यानी कि व्यायोग क्या होता है, व्यायोग के लक्षण क्या होता है वो देखेंगे। व्यायोग ये जो है श्लोक नंबर कैमा है, तो 231वां है। क्या है, तो श्लोक है ख्यातेति वृत्त्या व्यायोग स्वल्प स्त्री जन संयुक्त यानी कि संयुत हीनो गर्भ विमर्शाभ्याम नरे यानी कि नरैर बहुवीराश्रित। अर्थात ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि वयोग की कथा वस्तु प्रख्यात अर्थात इतिहास या पुराण से प्रसिद्ध होनी चाहिए। वियोग किसका कथा, तो अर्थवयोग यानी कि वयोग की कथा ठीक है। इसमें स्त्री पात्र की संख्या बहुत कम होती है ना, यहाँ पे स्त्री जन संयुक्त अर्थात स्त्री पात्र की संख्या बहुत कम होती है। यह गर्भ और विमर्श नामक संधियों से
हीन होता है, यानी कि गर्भ और विमर्श संधि नहीं होगा, नहीं तो 3 संधि जो बचा वो होगा। तथा इसमें बहुत से पुरुष पात्रों का समावेश होता है। इसमें क्या होता है, बहुत से जो है नरे बहु, यानी कि नरैर बहु वीराश्रित, यानी कि नरैर बहु, इसमें जो है क्या होगा, नरैर बहु वीराश्रित, अर्थात नर का जो है बहुत जो है इसमें इसमें बहुत से नर पात्रों का जो है समावेश होता है। अगला श्लोक है 232। श्लोक क्या है, एकांग च भवेद स्त्री निमित्त सम से दय कैसिकी वृत्ति रहित प्रख्यात शस्त्र नायक। अर्थात एकांग च अर्थात यह एक अंक वाला होता है, इसका संघर्ष यानी कि क्या, तो समय सम से दया, यानी कि संघर्ष स्त्री के कारण नहीं होता है, यानी कि है ना, भवेद स्त्री निमित्त श्रमस्वेदे, अर्थात इसका जो है क्या, तो स्त्री के कारण नहीं होता है, क्या, तो संघर्ष स्त्री के कारण नहीं होता है। इसमें इसमें कैसकी वृत्ति, अर्थात कैसकी वृत्ति यानी कि श्रृंगार और प्रेम जो है प्रधान अभिनय की शैली नहीं होती है, इसमें प्रेम रूम नहीं होता है। इसका नायक भी प्रख्यात प्रसिद्ध होता है, कैसा होता है, नायक प्रख्यात शस्त्र, यानी कि प्रख्यात प्रसिद्ध होगा इसका नायक। और देखिए अगला श्लोक है 233। राजर्षि रथ दिव्यो वा भवेदिरोध्यत स हास्य सिंगार शांतेश्च तरेय श्रांगिको रस श्रांगिनो रस। इसका नायक राजर्षि राजा और ऋषि तुल्य होता है। राजर्षि है ना, कोई दिव्य देवता गंधर्व आदि पुरुष होता है ना। भवेद धीरोदात्तश्च, यानी कि धीरोदात्त प्रकृति का होता है इसका नायक। इसमें हास्य हास्य श्रृंगार शांतिश्च, हास्य श्रृंगार शांत रस को छोड़कर अन्य सभी रस होगा, यानी कि शांतिश्च, ये जो है ये सब रस को क्या है, छोड़ करके अंतरे अश्रांगिको रस, अर्थात ये किसको किसको छोड़कर, तो हास्य श्रृंगार और शांत रस को छोड़कर सभी रस होगा, वीर रौद्र वरुण भयानक विवस्त सभी अंग प्रधान होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यायोग की प्रमुख विशेषता क्या है, एक यह एक अंक का होता है, एक अंग वाला होता है। कथा वस्तु ईवीत प्रख्यात इतिहास या पुराण से प्रसिद्ध कथा वस्तु, पात्र जो है पुरुष पात्रों की बहुत बहुत होती है इसमें, और स्त्री बहुत कम होता है। नायक प्रख्यात राज श्री दिव्य पुरुष और प्राकृतिक जो है धीरोदात्त होता है, अहंकारी होता है राजा। इसमें वृत्ति जो है संघर्ष का कारण स्त्री नहीं होती है। ठीक है, इसमें और रस जो है हास्य रस श्रृंगार और शांत को छोड़कर सभी रस पाए जाएंगे। वृत्ति जो है कैसकी वृत्ति, यानी कि प्रेम श्रृंगार प्रधान का इसमें अभाव होगा। संधियां जो है गर्भ और विमर्श नामक संधि का अभाव होगा, और शब्द संधि होगा मुख प्रतिमुख और निर्वहन संधिया। ठीक है, और यहाँ पे संक्षेप में जो है दिया गया है क्या, तो संक्षेप में जो है व्यायोग एक अंक वाला नाटक है जिसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है, जिसमें वीर या रौद्र प्रधान होता है, और जो पुरुष पात्रों की अधिकता तथा स्त्री जनित का जो है बहुत कम होती है स्त्री। ठीक है, यह संघर्ष जो है संघर्ष पर केंद्रित होता है। आगे जो है संवकार के बारे में देखेंगे। संवकार, तो संवकार देखिए यहाँ पे पहला श्लोक जो है इसमें 234वां जो है, बीतम संवकारे तु ख्यातम देवासुराश्रयम श्रयम, यानी कि देवासुराश्रयम संधयो निर्विमरास्तु त्रयो अंकास्त्रचादिम। अर्थात संवकार की कथा वस्तु प्रख्यात यानी कि कैसी होनी चाहिए, तो वृत्ति अर्थात इतिहास पुराण से जो है प्रसिद्ध होनी चाहिए, है ना। वृत्त संवकारे तु ख्यात देवा सुराश्रम श्रयम, अर्थात जो है कैसा होना चाहिए कथा वस्तु, तो इतिहास पुराण से जो है प्रसिद्ध होना चाहिए, जो देवताओं और असुरों से संबंधित होती है। इसमें विमर्श संधि को छोड़कर अन्य सभी संधियां होगा। ठीक है, संधयो निविमर्शास्तु, यानी कि यानी कि विमर्श संधि को छोड़कर सभी संधियां जो है होगा। ठीक है, और इसमें 3 अंक होते हैं, है ना। त्रयो अंकास्त्रय चादिम, अर्थात इसमें 3 अंक होगा, और जो है 2 संधियां होती है, यानी कि 3 अंक और 2 संधियां होती है। पहले अंक में जो है पहले अंक में कितना संधि, 2 संधियां होती है, और विमर्श संधि को छोड़कर सभी संधियां इसमें रहती है, और पहले अंक में 2 संधियां होती है।
अगला श्लोक है संधि द्वावन्तयोस्तदेक एको भवेत्युनः नायकः द्वादशो दाता प्रख्यादा देव मानवा। अर्थात बोल रहा है कि संधि यानी कि पहले अंक में दो संधियां मुख और प्रतिमुख होती है ना। कौन? तो मुख और प्रतिमुख संधि द्वावन्तयोस्तदेक एको भवेत् युनः। अर्थात जो है पहली में जो है पहले अंक में दो संधियां होगी प्रतिमुख और मुख, और अंतिम दो अंकों में दूसरे और तीसरे में भी उसी प्रकार एक एक संधि गर्भ और निर्वहन होती है। ठीक है। नायकः द्वादशो दात प्रख्यात देव मानवा। अर्थात जो है इसमें 12 उदात्त नायक होते हैं जो प्रख्यात देव अथवा मानव होते हैं। अगला श्लोक है फलम पृथक पृथके सा पृथिके फलम पृथक पृथक तेषां वीर मुख्यो अखिलो रस वृत्तयो मंद कैसिकयो नात्र बिंदु परवेशकौ। अर्थात उन सभी नायकों का फल जो है उद्देश्य प्रयोजन पृथक पृथक होता है, अलग अलग होता है ना। फलम पृथको पृथके तेषां वीर मुख्यो अखिलो रस। अर्थात इसमें वीर रस जो है मुख्य प्रधान होता है। वीर मुख्यो अखिलो रस, मुख्य प्रधान कौन रस? तो जो है वीर रस जो है इसमें मुख्य प्रधान रस जो होगा। ठीक है। और अन्य सभी रस उसके अंग यानी कि प्रधान होंगे, और जो है विक अप्रधान होता है कौन? तो अन्य रस, और वीर रस प्रधान होता है। ठीक है। इसमें कैस्कीय वृत्ति श्रृंगार वृत्ति यानी कैस्कीय वृत्ति अर्थात श्रृंगार वृत्ति यानी कि मंद कम होती है, यानी कि कम होता है श्रृंगार वृत्ति। ठीक है। कैसी है ना वृत्तायो मंद कैस्कियो नात्र बिंदु परवेशक, यानी कि कैस्कीय वृत्ति जो है कम होती है, इसमें बिंदु और परवेशक का प्रयोग होता है ना। बिंदु परवेशक, बिंदु और परवेशक का जो यहाँ पे प्रयोग होगा इसमें। अगला श्लोक है विथ्यंगानी च तत्र अस्योर्थालाभं त्रयोदश गायत्र्युषण्यङ्क मुखनयत्र छन्नदासी विविधानि च। अर्थात जो है कह रहा है कि इसमें विधि एक अन्य रूपक भेद यानी कि विधि के 13 अंग आवश्यकता अनुसार जो है सम्मिलित होते हैं, है ना। विधि अंगनी च त्रय, है ना। इसमें जो है विधि के जो है 13 जो है अंग समाहित होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है। और इसमें गायत्री उष्णिंग आदि गुण मुख्य छंदों के साथ साथ विविध छंदों का भी प्रयोग होता है। गायत्रो है ना, गायत्रोषण्यंक मुख्य मुखन्यत्र छंदासी विविधानि। अर्थात इसमें गायत्री उष्णिक आदि मुख्य छंदों के साथ साथ विविध छंदों का भी प्रयोग होता है। अगला श्लोक है त्रिशिंगार स्त्री कपट कार्याश्चायं त्रिविदध्रुवः वस्तु द्वादशानाली हिरण्यष्पाद्यम प्रथमा अंकगम। अर्थात यह जो है संभकार 3 प्रकार के श्रृंगार, 3 प्रकार के कपट और 3 प्रकार के विद्रोहियों से युक्त होना चाहिए, है ना। यहाँ पे त्रि त्रिश्रृंगार, है ना, स्त्री कपटम यानी कि 3 प्रकार के श्रृंगार, 3 प्रकार के कपट यानी कि त्रिश्रृंगार त्रिकपट यानी कि स्त्री नहीं है, त्रिकपट त्रिश्रृंगार त्रिकपट कार्यश्चायम यानी कि त्रिश्रृंगार यानी कि 3 प्रकार के श्रृंगार और 3 प्रकार के कपट और 3 प्रकार के विद्रवो, है ना। त्रिविद्रवो त्रिविद्रवो यहाँ पे त्रिविद्रवो और त्रिविद्रवो से युक्त होना चाहिए। और द्वादश नाली द्वादश नाली भी निष्पाद्यम प्रथमा अंक, अर्थात जो है कह रहा है कि प्रथम अंक की कथा वस्तु 12 नारी अर्थात लगभग 24 घंटे की अवधि में समाप्त होनी चाहिए प्रथम अंक की कहानी। ठीक है। अगला श्लोक है द्वितीय अंके चतुस् द्वितीय अंके चतुसर्श्रीभिर्धाभ्याम अंके तृतीय के धर्मार्थ कामय धर्मार्थ कामय त्रिविधि सिंगार कपट पुनः। अर्थात दूसरे अंक की अवधि 4 नारी, है ना। द्वितीय के अंक के चतुर्श्री यानी कि दूसरे अंक की अवधि 4 नारी और तीसरे अंक की अवधि 2 नारी यानी कि तृतीय के जो है 2 नारी
होनी चाहिए, अर्थात 4 जो होता है लगभग 80 मिनट 4 नाड़ी और लगभग 40 मिनट जो है 2 नाड़ी होती है। और जो है श्रृंगार भी 3 प्रकार का होता है, धर्म है ना, यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, त्रिविधि। श्रृंगार 3 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ और काम पर आधारित। कपट भी 3 प्रकार का होता है, श्रृंगार कपटः पुनः, अर्थात 3 प्रकार का कपट। अगला श्लोक है, स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैवेजोऽधिद्रवः पुनः अचैतन्यश्च चेतना चेतनः कृतः। अर्थात कपट अर्थात है ना कि कपट जो है छल, स्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक किसी की मूर्खता से उत्पन्न, कृत्रिमा अर्थात शत्रु द्वारा किया गया, और दैवेज है ना, यहाँ पे दैवेजो दैवेजो भाग्य या देवता द्वारा किया गया होता है। इसमें जो है कपट स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवेज होता है ना, यानी कि क्या होता है, कपट तो छल होता है, स्वाभाविक किसी की मूर्खता से उत्पन्न, कृत्रिम शत्रु द्वारा किया गया, दैवेज मतलब भाग्य या देवताओं द्वारा किया गया। तो कपट, स्वाभाविक, कृत्रिम, विद्रव, ये सब जो है दैवेज, ये सब जो है तीनों जो है इसमें होता है। ठीक है, तो स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैवेजो विद्रवः पुनः चेतनश्च चेतना चेतने। ठीक है, विकृतः। अगला श्लोक है इसमें वही उसी के बारे में बोल रहा है, चेतना चेतनेश्च, अर्थात ये तो 3 प्रकार का होगा ही, ऊपर में दैवेज, विद्रव और अचेतन यानी कि आग बाढ़, चेतन यानी कि हाथी मनुष्य, और चेतना चेतना हाथी और घोड़ा द्वारा उत्पन्न। और क्या कह रहा है कि और जो है विद्रव भी 3 प्रकार का होता है, कपट भी होगा, स्वाभाविक भी होगा, कृत्रिम भी होगा, दैवेज भी होगा, विद्रव भी होगा, 3 प्रकार का होता है, अचेतन चेतन और चेतना चेतन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर जो है उसकी विशेषता बताया गया है, समवकार की। अंक 3 प्रकार के 3 अंक होता है इसमें, 3 अंक। कथावस्तु प्रख्यात देवताओं और असुरों पर आश्रित होता है। नायक 12 होता है, उदात्त महान देव या मानव, और सबका प्रयोजन अलग अलग होता है। रस जो है वीर रस प्रधान होता है, अन्य रस गौण होता है। वृत्ति जो है कैश की वृत्ति कम, यानी कि कैश की वृत्ति कम यानी कि मंद, शिवक्य यानी कि होता है कैश की वृत्ति इसमें। और संधियां जो है विमर्श संधि का अभाव होता है, शेष 4 संधियां होता है, मुख प्रतिमुख गर्भ निर्वहन। ठीक है, संरचना यहाँ पे दिया गया है। संरचना, प्रथम अंक 12 नारी की अवधि होता है, 2 संधियां। द्वितीय अंक 4 नारी की अवधि होती है, 1 संधि। और तृतीय अंक जो है 2 नारी की अवधि होती है, 1 संधि। अंग विधि के 13 अंगों का समावेश होता है, अंग यानी कि विधि के 13 अंगों का समावेश इसमें होता है। और वर्जित जो है बिंदु और प्रवेशक जो है का प्रयोग नहीं होता है। त्रयी यानी कि यह त्रिश्रृंगार, त्रिकपट और त्रिविद्रव्य से युक्त होता है। श्रृंगार के 3 भेद होते हैं, धर्म, अर्थ और काम पर आधारित होते हैं। और जो है यहाँ पे कपट के 3 भेद होते हैं, स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवेज। और विद्रव के 3 भेद होते हैं, चेतन चेतन और चेतना चेतन। ठीक है, द्वारा उत्पन्न उत्पाद। और संक्षेप में यहाँ जो है दिया गया है, समकार देवताओं और असुरों के प्रसिद्ध युद्धों पर आधारित होता है। 12 नायकों वाला वीर रस प्रधान, 3 अंकों का एक विस्तृत और जटिल रूपक भेद। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद।